नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परानी मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज का टॉपिक है अवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसे ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहा जाता है और एब्रीविएशन इसका एवीएन जो है इसे कहा जाता है। क्या होता है अवेस्कुलर नेक्रोसिस? देखिए, हमारी बॉडी जो रहती है वो सेल से बनी रहती है और हर सेल को एक नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके। और हर सेल की एक लाइफ स्पैन रहता है। तो जैसे उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाए तो उसे डेड सेल्स जो है वो कहा जाता है और डेड सेल जो है वो खत्म होके फिर नई सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाती है। सेम प्रक्रिया हमारे हड्डियों में भी होती है। हड्डियों में जो बोन टिश्यूज रहते हैं, टिश्यू मतलब जो सेल से बने हुए रहेंगे उसे टिश्यूज कहा जाएगा। तो जो बोन के जो टिश्यूज हैं, बोन के जो सेल्स हैं, उन्हें भी नरिशमेंट के लिए या फिर हम देखते हैं न्यूट्रिशन के लिए ब्लड की आवश्यकता रहती है। तो ये हड्डियों के अंदर ब्लड किस तरीके से काम करता है ये मैं पहले के वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। तो जो ओल्ड सेल्स रहते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो रिजॉल्व करके उसे खत्म करता है और ऑस्टियोब्लास्ट नई सेल्स जो है वो बनाना शुरू कर देता है। तो ये प्रक्रिया रहती है। तो इन सेल्स को भी काम करने के लिए अब एक न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है, एक ब्लड सप्लाई की जरूरत रहती है। अगर ये प्रक्रिया सही तरीके से नहीं होती और किसी कारण से जो ब्लड है इन सेल्स और इन टिश्यूज की तरफ अगर सही तरीके से नहीं पहुंचता है तो ये सेल्स और टिश्यू जो है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती हैं और जो बोन टिश्यूज सही तरीके से प्रॉपर तरीके से एक जो समय पे जो बनना चाहिए वो अगर नहीं बन पाती हैं तो हड्डियों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, कमजोरी आ जाती है और वो टूट भी सकती हैं, फ्रैक्चर्स होने के चांसेस रहते हैं, हड्डियां कोलैप्स भी हो सकती हैं। तो यही इसे कहा जाता है अवेस्कुलर नेक्रोसिस। मतलब किसी कारण से अगर उन ब्लड सप्लाई में जो हड्डियां जो काम कर रही हैं उनमें अगर ब्लड सप्लाई जो है अगर वो ब्रेक हो रहा है किसी भी कारण की वजह से और वो जो सेल्स और टिश्यू हैं सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं तो इस तरीके के चांसेस, इस तरीके से तकलीफ जो है वो फेस करनी पड़ती है। इसके बारे में आज पूरा जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। तो जो मैंने बताया वो यहाँ पे जस्ट इंग्लिश में लिखा हुआ, पढ़ के मैं बता देता हूँ। अवेस्कुलर नेक्रोसिस हैपेंस व्हेन समथिंग ब्लॉक्स द flow of the blood to your bone tissue. Your bones are constantly changing as your skeletal system makes new bone tissue to replace the aging bone tissue that eventually breaks down and dies. Think of this a cycle. Your body makes new tissue to replace the tissue that's breaking down and dying. This pattern needs to happen correctly to keep your bones healthy and strong. Blood carries the nutrients and oxygen. Bones need to stay healthy and regenerate. Without blood flow, your skeletal system can't make new bone tissue fast enough. That dying bone begins to crumble and eventually collapse. So जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। Where does AVN develop? ऐसा कौन सी हड्डी है, कौन सा पार्ट है जहाँ पे ये डेवलप हो सकता है सबसे ज्यादा? Avascular necrosis can affect bone tissue in any joint, but typically target your hip. Other joints that can develop the AVN includes ankle, knee, jaw, अपर आर्म जैसे ह्यूमेरस एंड शोल्डर। तो किसी भी जॉइंट या किसी भी हिस्से में जो हड्डी पे ये अफेक्ट कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये अफेक्ट करता है वो हिप बोन पे, यानी कि जो कमर की जो बोन्स रहती हैं वहां की हड्डियों को जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ और हड्डियों को भी अफेक्ट करता है, जैसे कि एंकल यानी कि जो एडी की जो है जॉइंट रहता है वहां पे, नी घुटना जिसे हम लोग कहते हैं, जॉ ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो रहता है यहाँ पे उसे जॉ को अफेक्ट करता है, और अपर आर्म यानी कि ह्यूमेरस और शोल्डर जॉइंट जो यहाँ का रहेगा उसे अफेक्ट करता है। कॉजेस क्या क्या है? देखिए, बोन फ्रैक्चर और डिसीज दैट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्लो टू द बोन टिश्यूज कॉजेस एवीएन। अबाउट 20% ऑफ द अवेस्कुलर नेक्रोसिस केसेस हैपन विदाउट एनी ऑब्वियस कॉजेस। नोन कॉजेस ऑफ एवीएन आर, जितने भी एवीएन के केसेस होते हैं, मान लीजिए 100 केसेस अगर होते हैं तो उसमें से 20% का तो कॉज पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्टली क्यों हुआ, लेकिन जितना भी हुआ है, जो 80% है, वो जो कॉजेस होते हैं वो होते हैं कि जो बोन में फ्रैक्चर्स हुआ है, हड्डियां जो हैं वो टूट जाती हैं, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई है, कोई डिसीज हो गया, कोई इलनेस हो गया है जिसकी वजह से ब्लड जो बोन टिश्यूज है वहां तक ब्लड सप्लाई जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये कुछ कारण है, कुछ नून कॉजेज जो हैं, जो कि पता है जो कॉजेज वो उसके बारे में हम लोग शेयर कर लेते हैं। ट्रॉमेटिक अवेस्कुलर नेक्रोसिस, दिस कैन हैपन आफ्टर यू ब्रेक अ बोन और डिसलोकेट अ जॉइंट। एवीएन इज मोर लाइकली इन सम बोन फ्रैक्चर्स देन अदर। कॉमन बोन fractures that can lead to traumatic avascular necrosis are the hip fractures and dislocation. About 20% of people who dislocate their hip develop avascular necrosis.
तो सबसे पहले जो ट्रॉमेटिक अवेस्कुलर नेक्रोसिस एक पहला जो टाइप है उसका, कि इसमें क्या होगा कि किसी कारण से फ्रैक्चर हो जाएगा या तो फिर डिसलोकेट हो जाएगा। कहाँ का कोई भी जॉइंट का जो ये हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो हिप फ्रैक्चर और डिसलोकेशन माना गया है। मतलब कमर के यहाँ पे अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है या फिर किसी कारण की वजह से वो झटका लग जाता है, चोट लग जाती है, तो जो जॉइंट रहता है, हिप जॉइंट रहता है, वो डिसलोकेट हो जाता है, मतलब अपनी लोकेशन से वो हिल जाता है। तो ऐसा अगर होता है, तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है, मतलब जहां पे हिप का फ्रैक्चर होता है या फिर हिप का डिसलोकेशन होता है, तो मान लीजिए ऐसी कंडीशन अगर 100 पेशेंट में होती है तो उसमें से 20% लोगों में अवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं। अब आ जाओ नॉन ट्रॉमेटिक अवेस्कुलर नेक्रोसिस। दिस हैपन इफ यू हैव एन इलनेस और मेडिकल कंडीशन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, या तो बोन फ्रैक्चर होगा या तो डिसीज रहेगा कोई ऐसा। तो अभी हमने बोन फ्रैक्चर देख लिया, वो था ट्रॉमेटिक अवेस्कुलर नेक्रोसिस। अब दूसरा देख लेते हैं जो कि कुछ इलनेस या कुछ डिसीज के कारण हुआ है। दिस हैपन इफ यू हैव एन इलनेस और मेडिकल कंडीशन दैट कीप्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग टू योर बोन टिश्यू। नॉन ट्रॉमेटिक अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफन अफेक्ट दी same bone on both side of the body. For example, if you have the AVN in your right shoulder, you are likely to have it on your left shoulder. तो ये क्या होता है, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी आपको इलनेस हो गई है जिसकी वजह से जो ब्लड जो बोन टिश्यू की तरफ जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है उस कारण की वजह से। और नॉन ट्रॉमेटिक अवेस्कुलर नेक्रोसिस में क्या होता है कि एक ही साइड की जो बोन्स रहती है, मतलब एक ही तरह की जो बोन्स रहती है, वो दोनों को एक साथ जो है अफेक्ट करता है। उदाहरण, अगर लेफ्ट साइड का अगर शोल्डर या फिर जॉइंट है वो अगर अफेक्ट होता है नॉन ट्रॉमेटिक अवेस्कुलर नेक्रोसिस के कारण से, तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे को भी, मतलब जो राइट साइड में जो है उसे भी ये अफेक्ट करेगा। तो लेफ्ट को अफेक्ट करेगा तो राइट को भी करेगा, और अगर राइट को किया है तो लेफ्ट को भी करेगा ही करेगा। सेम टाइप के जो बोन्स रहते हैं, जो कि दो तरह के बोन्स रहते हैं, या फिर मल्टीपल ऑफ 2 में जो रहते हैं हमारे बोन्स जो रहते हैं हमारे बॉडी में, उसे अफेक्ट करता है। There are several medical conditions और treatment that can lead to the non-traumatic avascular necrosis। मतलब कौन सी ऐसी बीमारी रहेंगी और कौन सी ऐसी इलनेस रहेंगी जिसकी वजह से नॉन ट्रॉमेटिक अवेस्कुलर नेक्रोसिस होगा, वो समझ लेते हैं। एक ऑस्टियोपोरोसिस, elderly women and some men sometimes have the spontaneous avascular necrosis of the knee। तो कुछ जो बड़ी एज की जो औरतें रहती हैं उनमें और कुछ मर्दों में भी क्या होता है, अचानक से नी में जो है वो स्पॉन्टेनियसली अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है घुटनों में। जैसे हम लोग किसे कहते हैं कि जैसे बड़ी जो लेडीज होती है उनमें देखने को मिलता है कि उन्हें जॉइंट्स में, जो घुटनों के जो जॉइंट्स रहते हैं उनमें काफी ज्यादा पेन होता है, जॉइंट पेन, जिसे हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। उस कंडीशन को कहा जाता है SPONK, यानी कि स्पॉन्टेनियस अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ नी। दूसरा है ब्लड डिसऑर्डर्स सच एज सिकल सेल एनीमिया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है, HIV की वजह से हो सकता है, कुछ कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें जो कुछ रेडिएशन थेरेपी लेते हैं उसकी वजह से हो सकता है। डिकम्प्रेशन सिकनेस इन स्कूबा डाइविंग, जो स्कूबा डाइविंग करते हैं पानी के अंदर, तो वो जो बैग वगैरह पहनते हैं, पूरा जो मास्क वगैरह लगाते हैं, जो पंप वगैरह लगाते हैं एयर के लिए, तो उसमें क्या होता है, एक बेंडनेस आ जाता है आपके शरीर में, क्योंकि जो पानी का प्रेशर और एयर के प्रेशर की वजह से शरीर में कुछ बेंडनेस आ जाता है स्कूबा डाइविंग की वजह से, जिसे कहा जाता है डिकम्प्रेशन सिकनेस। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल बनता है एक नॉन ट्रॉमेटिक अवेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जैसे कि एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, ज्यादा दारू पीना, स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करना, जैसे कि प्रेडनिसोन जो है, जैसे कि आर्थराइटिस में यूज किया जाता है, या फिर अस्थमा में, ये सब चीजें जो ये दवाइयां दी जाती हैं, तो इसका ज्यादा अगर यूज है, कंजप्शन है, तो उसके का भी रिस्क फैक्टर बनता है ये अवेस्कुलर नेक्रोसिस का। सिम्टम्स क्या क्या है, इट माइट बी वीक्स और मंथ बिफोर यू नोटिस सिम्टम्स दैट माइट इंडिकेट्स यू हैव एवियन। Some symptoms that appear over time that could be signs of the avian। तो कुछ साइंस ऐसे आ जाते हैं, कुछ सिम्टम्स आपको ऐसे हैं जो कि अचानक आ जाते हैं, और कुछ जो है वो कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते भी जो है वो ले सकते हैं कुछ साइन और सिम्टम्स आने के एवियंस के। इंटरमिटेंट पेन दैट appears and ease when you put pressure और your bone and other and then remove the pressure। तो कोई जैसा आप वर्कलोड ले रहे हैं, कोई शरीर में आपने कुछ भार उठा लिया है या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अचानक से जो हड्डियों के ऊपर जो प्रेशर आता है, तो उस वक्त आपको कुछ काफी दर्द महसूस होता है, और जैसे आप प्रेशर रिलीज कर देते हैं, वो चीज, वो वजन छोड़ देते हैं और हड्डी के ऊपर जो प्रेशर से हट जाता है, तो आपको रिलैक्स महसूस होता है। तो ये एक साइन और सिम्टम्स है उसका। इंक्रीजिंग पेन एंड स्टिफ जॉइंट, तो जॉइंट्स जो रहते हैं, खास करके हम देखते हैं, यहाँ पे देखा हमने कि जो एंकल, नीज और जॉ के ये जो जॉइंट्स है, खास करके वहां पे हम देखते हैं कि जो आपको
जहाँ काफी ज्यादा दर्द होगा और स्टिफनेस को, थोड़ा सा सख्तपन जो है वो जॉइंट जैसे फ्रीली मूव करते हैं थोड़ा सा सख्त महसूस हो गए जॉइंट्स, तो ये एक साइन है। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आप जैसे कि रोबोट चलता है एक लिमिटेड मोशन में चलता है, उस तरीके से आपकी चाल जो हो जाती है। लिंपिंग इफ यू हैव एवीएन इन द हिप एंड नीज, तो यहाँ पे जो पोर्शन रहता है हिप एंड वहाँ पे लिंपिंग हो जाती है। मतलब लिंपिंग मतलब एक लिमिटेड आपका एक जो बॉडी की जो मूवमेंट हो जाती है वो एक यहाँ पे देखने को मिल सकती है। डिफिकल्टी क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना, वॉकिंग करना या फिर खड़े रहने में आपको काफी ज्यादा तकलीफ होगी। डायग्नोसिस किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप कंसल्ट किससे करेंगे, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों की बीमारी है तो ऑर्थोपेडिक के पास हम लोग जाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, पूरा आपको ना डायग्नोसिस करते हैं। उनके पास कुछ बेसिक चीजें रहती हैं, डिटेल में बताता नहीं हूं मैं इस डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के बारे में, कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि जो स्पेशलिस्ट हैं वही अच्छे तरीके से आपको डायग्नोस और ट्रीट कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें मैं सिर्फ शेयर करता हूँ, ये भी मैं शेयर कर लेता हूँ कि एक्सरे करते हैं ये डिटेक्ट करने की कि आपको कुछ फ्रैक्चर्स तो नहीं है, कुछ साइंस वगैरह, कुछ आर्थराइटिस के कुछ साइंस और सिम्टम्स तो नहीं है आपको। एमआरआई करवाते हैं यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है वो करवाते हैं, ये देखने के लिए कहीं फ्रैक्चर है या फिर बोन्स के अंदर क्या तकलीफ है, उसके बाद जो है वो आपको ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं। तो ट्रीटमेंट जो दी जाती है वो डिपेंड करता है कि बोन कौन सी अफेक्टेड है। मतलब ऐसी बोन जो कि ज्यादा वेट जो है वो हमारे बॉडी का बियर नहीं कर रही है, सिर्फ मूवमेंट के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और ऐसी बोन जो ज्यादा वेट बियर कर रही है और उसको काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, तो उस हिसाब से जो है वो ट्रीटमेंट जो दी जाती है। किस तरीके की थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझा देता हूँ। योर ट्रीटमेंट विल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डैमेज टू योर बोन। पोटेंशियल ट्रीटमेंट यू माइट हैव इफ योर बोन डैमेज इज लिमिटेड टू स्मॉलर बोन दैट डोंट बियर वेट इंक्लूड्स। तो ऐसी हड्डियां जो ज्यादा वेट नहीं करती हैं और आपका डैमेज कितना हुआ हड्डियों को, उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट जो है आपको दी जाती है। तो अगर मान लीजिए ऐसी छोटी हड्डियां हैं जो कि वेट बियर नहीं कर रही हैं, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंड की जाती है। कोल्ड पैक्स लगाने को कहे जाते हैं, हीट ट्रीटमेंट कुछ कोल्ड या हीट पैक्स जो है लगाने के लिए कहे जाते हैं। रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, एनएसएड दिया जाता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो रहते हैं वो दिए जाते हैं आपको, ताकि पेन जो है वो रिलीव रहे आपका। फिजिकल थेरेपी टू यूज जॉइंट टेंडरनेस टू ईज द जॉइंट टेंडरनेस एंड इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन। फिजिकल थेरेपी है, फिजिकल थेरेपी दिलवाई जाती है आपको ताकि जो दर्द है आपका जॉइंट्स वगैरह का, उसका जो टेंडरनेस है वो थोड़ा सा कम हो सके। वॉकिंग एड्स सच एज कैन एंड क्रचेस, तो कैन एंड क्रचेस जो आपको दिए जाते हैं, वॉकिंग एड्स कुछ दिए जाते हैं जिससे आपको चलने में थोड़ी सी मोमेंट जो है वो फील हो सके और आप थोड़ा सा इजीली अपनी लाइफ को जो चलने के जो है वो प्रॉपर तरीके से आप चल सके, जो मोमेंट है आपकी सही तरीके से हो पाए। ट्रीटमेंट फॉर मोर एडवांस फॉर्म ऑफ द अवेस्कुलर नेक्रोसिस, अगर ऐसी हड्डी जो है ज्यादा अफेक्ट हो चुकी है तो उसमें कुछ एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। कैसी तो दिखते हैं, इन मोस्ट केसेस यू नीड सर्जरी टू ट्रीट योर अवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो सर्जरी एक ऑप्शन है जो कि एडवांस अवेस्कुलर नेक्रोसिस जब हो जाता है। तो एक है कोर डिकम्प्रेशन, योर सर्जन drill small holes, that is a course in your affected bone to improve the blood flow to the affected bone. This procedure might be combined with the injection or bone graft to promote the healing. ठीक है, इसमें क्या होता है कि सर्जन क्या करता है, कुछ ड्रिलिंग करता है जहां पे अगर कुछ डैमेज आ गया, कुछ अगर ब्लॉकेजेस आ गए हैं तो उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए ड्रिल इस्तेमाल करते हैं, और जो कुछ इंजेक्टेबल्स का भी सहारा लेते हैं और कुछ बोन ग्राफ्ट्स का भी सहारा लेते हैं ताकि जो हीलिंग है वो सही तरीके से हो सके और ताकि ज्यादा आपको तकलीफ ना हो सके। तो ये एक ऑप्शन जो है सर्जरी का दिया जाता है। दूसरा जॉइंट रिप्लेसमेंट, हमने सबने इसके बारे में सुना है कि दे रिप्लेस योर डैमेज जॉइंट विद एन आर्टिफिशियल वन। हिप रिप्लेसमेंट एंड नी रिप्लेसमेंट आर 95% इफेक्टिव एट द रिलीविंग पेन एंड रिस्टोरिंग द मोबिलिटी इन पीपल विद द अवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ये जॉइंट्स को अगर अफेक्ट कर लेता है तो काफी ज्यादा तकलीफ होती है, नीज में चलने में ज्यादा काफी ज्यादा तकलीफ होती है। हिप जॉइंट में सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, हिप और नी इसमें। तो इसमें क्या होता है कि वो हिप और नी रिप्लेसमेंट अगर कर लेते हैं तो अवेस्कुलर नेक्रोसिस के कारण जो मूवमेंट में अफेक्ट हुआ है और काफी तकलीफ हुई है वो 95% तक रिलीज होने के या रिलीफ मिलने के चांसेस रहते हैं। जो दर्द होता है और जो मूवमेंट कम हो जाती है, इसमें रिलीफ मिलने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है एक बेसिक मैंने आपके साथ शेयर कर लिया कि इस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो अवेस्कुलर नेक्रोसिस में दी जाती है। आज का टॉपिक यही लगता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।